हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ए मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल ए मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। ये आप आज मैं जो है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 3 लेके आया हूँ। एक पार्ट और बचेगा, उसके बाद आपका ये स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ तक मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं सारा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, चलिए। कहते हैं ना, एक टेट, सीटेट, सुपर टेट और यूपीएसआई और रेलवे के लिए ये आज स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 3 लेके आए हैं। और बहुत ही आपको, जैसे मैं माध्यिका पढ़ा चुका हूँ, माध्यिका में कुछ बचे हुए थे उसको पढ़ाऊंगा आज, फिर बहुलक पढ़ाएंगे, फिर रंज और प्रास पढ़ाएंगे, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उसको बताएंगे। फिर एक पार्ट आपका और बचेगा, उसमें मैं आपको शतमक, दशमक, चतुर्थक जो भी हैं, आपके मानक विचलन, माध्य विचलन, आपके प्रसरण गुणांक, इन सबको एक साथ डिस्कस कर दूंगा एक पार्ट में। तो यहाँ तक ज़्यादातर क्वेश्चन इधर ही बनते हैं, ये आप फोकस करें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए, निम्नलिखित बारंबारता वितरण में माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता वितरण में माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमने कल सिंपल माध्यिका निकाला था, जो व्यक्तिगत आंकड़ों का माध्यिका मैंने निकालना सीख लिया। सिंपल, आपके विषम, अगर विषम पद रहेंगे तो बीचों बीच का हो जाएगा, और सम पद रहेंगे तो बीच में 2 पद बचेंगे, उन्हीं दोनों का जोड़ का आधा ही आपका माध्यिका होता है। लेकिन जब हम इस तरह से आते हैं खंडित आंकड़े, इसको खंडित आंकड़े बोलते हैं। खंडित आंकड़ों की माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। खंडित आंकड़ों की माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। चलिए, ये हमारे पास 2 डाटा दिया हुआ है, एक चर का दिया है, एक बारंबारता का दिया हुआ है। ये चर का है, ये हमारा बारंबारता का है, ये हमारा बारंबारता का है। एक चर का है और एक बारंबारता का है। चर हमारा कितना है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये ऐसे यहाँ तक चर दे दिया है, ये चर दिया है, ये चर दे दिया है। इसको ऐसे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे चर दे दिए हैं और इसकी बारंबारता दे दिया है। इसकी बारंबारता दिया है, इसकी 5 है, इसकी 7 है, इसकी 11 है, इसकी 9 है, इसकी 8 है, इसकी 7 है, इसकी 3 है और इसकी 5 है। ये आ गया। तो आपको ये बताया था कि माध्य में क्या होता है, इन दोनों का गुणा होता है। माध्य में क्या करते थे, इन दोनों का गुणा करते थे। तो ये हमारा आता था एफ और गुणे एक्स, एफ एक्स आता था, एफ एक्स आता था। फिर इसको जोड़ लेते थे और इसको जोड़ लेते थे, इसमें इससे भाग कर देते थे तो माध्य आ जाता था। लेकिन माध्यिका में क्या करना है, माध्यिका में चर है, बारंबारता है, तो हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता, मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, CF। C से कुमुलेटिव होता है, F से फ्रीक्वेंसी होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। लिख लीजिए एक बार और समझ जाएंगे तो फिर इस पे जो प्रश्न बनते हैं आप बहुत तेजी से मारेंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जैसे ये 5 है तो 5 ही रहेगा। फिर इस 5 में ये जोड़ेंगे, 7, 5, 12 हो गया। फिर इस 12 में 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 23 में 9 जोड़ेंगे, 31 हो जाएगा। और 31 में 8 जोड़ेंगे, 31 में 8 जोड़ेंगे, 39 हो जाएगा। 39 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 46 हो जाएगा। 46 में 3 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। और 49 में 5 जोड़ेंगे, 49 में 5 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। यही तो होगा, ये 54 आ गया। तो कहने का मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते गए, 5 ऐसे लिख लिए, फिर 5 में ये 7 जोड़े, 12 आया, 12 में 11 जोड़े, 23 आया, 23 में 9 जोड़े, 31 आया, 31 में 8 जोड़े, 39 आया, 39 में 7 जोड़े, 39 में 7 जोड़े 46 है, 46 में 3 जोड़े 49 है, 49 में 5 जोड़े 54 आया। ठीक, कितना, 23, 9, 32। ठीक, गड़बड़ हो गया जोड़ने पे,
एक बार देख लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं फिर से, एक गड़बड़ हो गया। चलिए 11 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23, और 23 में 9 जोड़ेंगे 32 होगा, सॉरी 32, और 32 में 8 जोड़ेंगे 40 हो गया, ये 40 हो गया, और 40 में 7 जोड़ेंगे 47 हो गया, और 47 में 3 जोड़ेंगे 50 हो गया, और 50 में 5 जोड़ेंगे 55 हो गया, ये 55 आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आ गई, संचयी बारंबारता ये आ गई। अब संचयी बारंबारता आ गई तो ये 55 है, तो इसका जोड़ भी 55 होगा, ये पूरा जोड़ेंगे तो 55 ही होगा, चाहे जोड़ के चेक कर लीजिए, ये जो अंतिम वाला मान होता है ये इन्हीं का जोड़ ही होता है 55। ठीक, तो ये 55 आया n का मान, n का मान कितना आया 55, और इसी 55 का आधा कर देंगे, इसी 55 का हम क्या कर देंगे आधा, जो n आया उसी का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 27.5, कितना आ जाएगा 27.5, n का मान 55 आया, उसी का आधा कर देंगे तो 27.5 आया, 27.5 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ जाएगा, 23 तो यहाँ रहेगा, 23 के बाद वाला जो भी जाएगा वो इस वाले में जाएगा, 23 के बाद वाला किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा। इसकी जो माध्यिका होगी वो ये होगी, इसकी माध्यिका क्या होगी, ये होगी। ये तो बारंबारता है, ये तो संचयी बारंबारता है, इसकी जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, इसी के सापेक्ष वाले कॉलम में ये जो चर का मान है, यानी जो x का मान होता है वही आपकी माध्यिका होती है। तो कहने का मतलब मैंने कुछ नहीं किया, आपको बस चर और बारंबारता दोनों देगा, आपको सिर्फ संचयी बारंबारता निकालना होता है। संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, बस कुछ नहीं करना, 5 लिख लिए, फिर इसमें ये जोड़ेंगे, अगला आया, फिर अगले में ये जोड़ेंगे, ये आएगा, फिर इसमें ये जोड़ेंगे, ये आएगा, इसमें ये जोड़े, ये आया, 40 में 7 जोड़े 47 है, 47 में 3 जोड़े 50 है, 50 में 5 जोड़े 55 आया, ये पूरा संचयी बारंबारता हुआ। अब ये जो आपका ये मान है, ये n का मान यही लास्ट वाला है, n यही लास्ट वाला है, चाहे इसको पूरा जोड़ लोगे तो यही n आ जाए, n मतलब बारंबारता ही है। n का मान कितना आया 55, उसका आधा कर देंगे तो यानी कि ये 27.5 आया। 27.5 संचयी बारंबारता में किस जगह पे आएगा, तो 23 में तो आता नहीं है, 23 के बाद वाले में ही आएगा, 23 के बाद ही तो 27 आता है, तो 23 के बाद वाला इसमें कौन सा मान दिख रहा है 32, इसी में आपका 27 होगा। तो इसके सापेक्ष जो आपका चर है वही आपकी माध्यिका है, माध्यिका 14 हो गया आंसर, माध्यिका 14 हो गया। टफ नहीं है, बस थोड़ी चीजें समझनी है। वहां पे हम दोनों का गुणा करते थे माध्य में, लेकिन आपकी माध्यिका में क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। माध्यिका में क्या करते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, इस टाइप का समझ में आना चालू हो जाएगा। निम्नलिखित बंटन का विचार कीजिए, और ये बंटन दे दिया है यानी कि डाटा दे दिया है, और एक कैसा डाटा है, खंडित है, खंडित आंकड़े। निम्न में से उपयुक्त बंटन की माध्यिका बतानी है, क्या बतानी है, माध्यिका बतानी है। आइए माध्यिका निकाल लेते हैं, माध्यिका निकाल लेते हैं इसकी माध्यिका निकालते हैं। आइए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, माध्यिका निकालना। 3 लाइन खींच दिए, ये x है, ये f है, तो x का मान 1 2 3 4 5 6 7 है, और f का मान कितना 10 8 13 20, 13 के बाद 18 18 18 के बाद 20 20 के बाद 25 और 25 के बाद 26, यही है। और ये हमारा क्या निकालना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे, CF। कैसे निकालेंगे, 10 है तो 10 ही रहेगा, 10 में 8 जोड़ेंगे 18 आ गया, और 18 में 13 जोड़ेंगे तो 31 हो गया, और 31 में 18 जोड़ेंगे तो 49 हो गया, और 49 में 20 जोड़ेंगे तो 69 हो गया 69, और इसमें 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 94, अब इस 94 में 26 जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 9 2 11 12 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। ये जोड़ लिए, ये जोड़ लिए, ये मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, मतलब संचयी बारंबारता निकाल लिया। अब संचयी बारंबारता निकाल लिए तो n का मान कितना आ गया 120, और इसी 120 का आधा करना है तो कितना आ जाएगा 60। बताइए 60 किस वाले में जाएगा, तो 49 में तो होता नहीं है, 49 के बाद वाले में 60 जाएगा, मतलब ये 69 वाले में, और 69 के सापेक्ष ये जो है यही तो हमारी माध्यिका है, यानी कि माध्यिका हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, माध्यिका हमारी कितनी आ जाएगी
5 आ जाएगी। बहुत ही आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रश्न बनते हैं तो आप कर ले जाएंगे, बहुत ही आसान। मैं इसीलिए एक टाइप के 2-2, 3-3 प्रश्न रखा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रश्न बने हुए हैं, ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में बने हुए हैं। कहीं यूपी पीसीएस में बना हुआ है, तो कहीं आपके ग्रुप डी में बना हुआ है, कहीं आपके एनटीपीसी में बना हुआ है, कहीं न कहीं सारे प्रश्न बने, मैंने जिक्र नहीं किया, बस इतने हैं, बाकी आप पढ़ते चलिए, करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न आप खुद करके बताइए। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से माध्यिका की गणना करना है। माध्यिका की गणना करने मजदूरों की संख्या है। आइए लगाते हैं इसको, आइए लगा लेते हैं इसको, आइए लगा लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को फिर से एक बार। 3 क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे तो आप फिर सीख जाएंगे कैसे करना है। ये हमारा मजदूरों की संख्या यानी कि यक्स है, और ये हमारी मजदूरी हो गई, यक्स हो गई। मजदूरों की संख्या को एफ से डिनोट करेंगे, क्योंकि संख्या ही हमारी बारंबारता होती है, संख्या ही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, और ये हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी CF। बस यही है, ये 50 है, ये 60 रुपये मजदूरी, ये 70 रुपये मजदूरी, ये 80 रुपये मजदूरी, ये 90 रुपये मजदूरी, ये 100। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है, इसकी आवृत्ति 7 है, ये 10 है, ये 12 मजदूर इसमें है, और ये 7 मजदूर है, ये 9 मजदूर। इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF। गुणा नहीं करना, गुणा माध्य में करते हैं, ये माध्यिका निकाल रहे हैं। 5 का 5 ही रहने दीजिए, 5 में 7 जोड़ेंगे 12 हुआ, 12 में 10 जोड़े 22 हुआ, अब 22 में 12 जोड़ेंगे तो 34 हो गया, और 34 में 7 जोड़ेंगे 41 हो गया, और 41 में 9 जोड़ेंगे 50 हो गया। यन का मान जो होगा वो 50/2 होगा। 50/2 कितना आ जाएगा? 25। 25 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है? 25। 22 के बाद ही आती है, 22 के बाद यही 34 में जाएगी। 34 के सापेक्ष जो हमारी आपकी माध्यिका होने वाली है, क्या होने वाली है? 80 होने वाली है। 80 कहाँ दिख रहा है? 80 में दिख रहा है, मार के आगे बढ़े। यानी कि इसकी माध्यिका जो आएगी वो क्या आएगी? 80 आएगी। इसकी माध्यिका क्या आएगी? 80 आएगी। कहीं से कुछ भी टफ नहीं, बस आप धीरे धीरे चलते चलिए, बहुत मजा आएगा। इस पे हम अगला सतत वाला मैंने नहीं रखा है। सतत वाला आपको मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट वाले भी हैं, तो वो एग्जाम में नहीं बनता। वो अगर बनेगा तो यूपीएसआई में बन सकता है, या फिर रेलवे में बनता है, उसको मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। प्रश्न 1-2 प्रश्न प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी उसमें कुछ है नहीं, वही सबसे टफ होता है। उसके कोई फार्मूले बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में बैठाने जरूरत नहीं, बस समझना कैसे करना है उसको हम बाद में बताएंगे। चलिए अगला बहुलक आते हैं। बहुलक मतलब होता है मोड। और मोड को यानी बहुलक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यमों से। किससे प्रदर्शित करते हैं? यमों से। अब बहुलक किसे कहते हैं? तो आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति, आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति मतलब बारंबारता वाले मद को बहुलक कहते हैं। मतलब उस आपके आंकड़े, जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही बहुलक होता है। सबको पता है, सबसे ज्यादा बार जिसका मान होगा वही बहुलक होगा। सबसे ज्यादा बार जो आया हो वही बहुलक होता है। चलिए प्रश्न करते हैं इस पर खुद ही। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे ज्यादा बार जो आया होगा वही बहुलक है। बहुलक मतलब यही बताता है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार जो आया है वही क्या होता है? हमारा बहुलक। बहुलक बताइए, इसका बहुलक कितना आएगा? तो इसका बहुलक देखिए, आपके सबको नहीं देखना है, ये भी एक चीज समझिएगा, हमें सबको नहीं देखना है, हमें ऑप्शंस को देखना है। तो हमें इन 4 ऑप्शनों में कौन सबसे ज्यादा बार आया? 100 ज्यादा बार आया, 90 ज्यादा बार आया, 120 ज्यादा बार आया, 40 बार। तो हमें और सबको चेक नहीं करना। 110 को देखने नहीं है, 140 को देखने नहीं है, 130 को देखने नहीं, मतलब 140, 120, 90 और 100 को देखना है कौन? तो 100 हमारा यहाँ दिख रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार ही दिख रहा है। और अगर देखेंगे 120 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिख रहा है 120। और हमारा 90 हमारा कितनी बार दिख रहा है? 1 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, 90 तो होगा नहीं। 140 हमारा कितनी बार दिख रहा है? 1 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। तो आपका 100 3 बार दिख रहा है, 120 4 बार दिख रहा है, और 90 आपका 2 ही बार दिख रहा है। यानी कि जो बहुलक होगा वो बहुलक हमारा क्या होगा? तो आप कहोगे बहुलक हमारा जो है सर 120 होगा, क्योंकि 120 हमारा कितनी बार आया है? तो 120 हमारा 4 बार आया है। कितनी बार आया है? 4 बार। एक बार यहाँ दिख रहा है, 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 4 बार आया हुआ है। सबसे ज्यादा बार आया हुआ यही बहुलक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आंसर सी सही हो जाएगा।
चलिए करते चलिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक यानी कि मोड ज्ञात कीजिए। एक एग्जाम में पिछली बार, ये एनटीपीसी आपके उसके ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी के नहीं ग्रुप डी का क्वेश्चन है, उसमें बहुलक नहीं लिखा था, मोड लिखा था। निम्न आंकड़ों का मोड ज्ञात कीजिए। लड़के सोचे मोड क्या है, मोड मतलब बहुलक ही है, ठीक। तो सबसे बहुलक आपको यही बताना है, बहुलक आपको चेक करना है कौन सबसे ज्यादा बार है। 25 एक बार, 25 आपका 2 बार, 25 2 बार है। 45 एक बार, 45 2 बार, 45 भी 2 बार, 2 बार 25 हो गया, 2 बार 45 हो गया। और ऑप्शन में 25 से 45 से 45 से 45 25 से 54 है। 54 को भी देख लेते हैं, 54 एक ही बार है। तो मतलब जो बहुलक होगा हमारा, जो हमारा बहुलक होगा वो हमारा 25 भी होगा और 45 भी, क्योंकि 25 भी 2 बार है, 45 भी 2 बार, 25 भी 2 बार है, 45 भी 2 बार। मतलब बहुलक जो हमारा है वो हमारा 25 भी है और 45 भी है, क्योंकि 25 भी 2 बार है, 45 भी 2 बार है, 45 भी 2 बार है। आंसर जो आएगा हमारा वो 45 और 25 दोनों आएगा। सी आंसर सही है हमारा। हमारा कौन सा सही है? सी सही है। आवाज थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, आवाज थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं जा रही है। हेलो, एक मिनट। हेलो हेलो, चलिए चलिए, सही हो गया। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट अगले प्रश्न पे। एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार हैं। एक गेंदबाज जो है वो पहले मैच में 2 विकेट, अगले मैच में 6 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 3 विकेट, 5 0 2 3 1 3 2। तो इस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। बहुलक मतलब होता है जो ज्यादा बार आए। तो ज्यादा बार क्या आ रहा है? ज्यादा बार 3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, सबसे ज्यादा बार 3 आया है, बहुलक 3 होगा। बहुलक हमारा क्या होगा? बहुलक हमारा कितना आएगा? बहुलक हमारा 3 आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 3 है और सबसे ज्यादा बार कुछ नहीं है, ठीक। जो सबसे ज्यादा बार हो वही बहुलक है। अगर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है, यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है बहुलक से संबंधित। अगर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक कितना है? 62 है, मतलब ये बोल रहा है कि इसका बहुलक 62 है। तो ज्ञात करें रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा, मतलब x के स्थान पे कौन सा पद आएगा। तो हमारा ऑप्शन यही है 62 63 64, और इनमें ज्ञात नहीं किया जा सकता। या तो 62 हो गया तो 63 हो गया तो 64 होगा। सबसे ज्यादा 21 2 ही बार है, 22 2 बार है, फिर 60 हमारा 3 बार है, 63 हमारा 1 2 3 4 5 बार है, और 62 हमारा 1 2 3 4 5 बार है। 63 भी 5 बार है, 62 भी 5 बार है। तो आपका अगर बहुलक 62 है तो ज्यादा बार 62 होना चाहिए। अगर बहुलक हमारा 62 हो रहा है तो ज्यादा बार 62 होना चाहिए। 62 हमारा 5 बार है और 63 भी हमारा 5 बार है। अगर दोनों बराबर हैं तो बहुलक 63 और 62 दोनों होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं। कह रहा बहुलक हमारा 62 है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बार 62 है। तो 63 हमारा 5 बार है तो 62 हमारा 5 से ज्यादा बार होना चाहिए। 62 हमारा 5 बार है तो ये भी 62 होगा, ये भी 62 होगा, तब 6 बार हो जाएगा, तब हमारा बहुलक 62 हो जाएगा। तब हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुलक 62 बोल रहा है, 5 बार 63 है, 5 बार 62 है। अगर बहुलक 62 हो रहा है तो जो x है वहां भी 62 होगा। 63 5 बार हो जाएगा, अब 62 हमारा 6 बार हो जाएगा, तो बहुलक हमारा 62 आ जाएगा। अगर यही बहुलक 63 दिया होता तो x के स्थान पे 63 होता। x हमारा x के स्थान पे क्या होता? 63, क्योंकि 5 बार 62 है, 5 बार 63 है, तो जो बहुलक हमारा है वही ज्यादा बार होगा। आंसर कौन सही होगा? बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। इस प्रश्न का बहुलक बताना है। तो बारंबारता मतलब बारंबारता ये दिखाता है कि कौन कितनी बार आया है। 5 बार हमारा 10 है, 10 का मान जो है वो 5 बार है।
20 का मान 8 बार है, 30 का मान 20 बार है, 40 का मान 6 बार है, 50 का मान 3 बार है। बारंबारता ही हमारी दिखाती है क्या, संख्या, कितनी बार कौन आया हुआ है। तो हमारे ये पूछ रहा है बंटन का बहुलक बताइए, तो सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है, 20 बार। 20 बार तो 30 ही आया हुआ है, 20 ही बार तो है, 20 बार आया हुआ। 20 बार कौन संख्या आई है, 30। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, 30। मतलब कहने का मतलब 10 हमारा 5 बार है, 20 हमारा 8 बार है, 30 हमारा 20 बार है, 40 हमारा 6 बार है, 50 हमारा 3 बार है। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार होता है, तो 20 बार हमारा क्या आया हुआ है, 30 आया हुआ है। तो 20 बार हमारा 30 आया है, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, तो व्यक्तियों की संख्या बोल रहा है और इसकी ऊंचाई। तो 150 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 लोग हैं, और 160 सेंटीमीटर ऊंचाई के 4 लोग हैं, 170 सेंटीमीटर के 8 लोग हैं, 180 के 10 लोग हैं, 190 के 6 ही लोग हैं, 200 के 5 लोग हैं, 210 के 3 लोग हैं। तो सबसे ज्यादा बार 10 लोग हैं। सबसे ज्यादा बार कितने हैं, 10 लोग हैं। तो कितनी इसकी बहुलक क्या हो जाएगा, 180। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 180। मतलब 180 वाले 10 लोग हैं, इसी की ज्यादा संख्या है, यही तो ज्यादा संख्या है। तो इसका बहुलक क्या होगा, 180 होगा, जो ज्यादा बार आया होगा। ये दिखाता है संख्या, यानी बारंबारता दिखाता है। और बारंबारता मतलब जिसकी ज्यादा बार आपकी अगर आया हो पद में, उस ग्रुप में, उस डाटा में, तो वही हमारा बहुलक होता है, वही हमारा बहुलक होता है। तो मतलब व्यक्तियों की संख्या 2 लोग हैं 150 के, 4 लोग हैं 60 के, 8 लोग हैं 170 के, 10 लोग 180 से ज्यादा, यही 10 लोग हैं 180 वाले। तो यही बहुलक हो गया, यही क्या हो गया, बहुलक हो गया। अगला, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टेट में भी पूछ लेता है, ये सुपर टेट में भी पूछ लेता है, और यूपीएसआई में पिछली बार नहीं बना था, तो इस बार बनने के 99.99% चांसेस हैं इस पे फार्मूला ही डायरेक्ट। माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध, माध्य, माध्यिका और बहुलक में ये संबंध है, ये माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या है, संबंध है। माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध, इस पे प्रश्न बनते हैं। पिछली बार भी आपके सुपर टेट में इस तरह के प्रश्न बन चुके हैं। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक जो होता है बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। याद कैसे करना है, बहुलक को ऐसे रहने दीजिए, बहुलक अकेले, बहुलक हो गया बराबर, माध्यिका में देखेंगे तो एक अक्षर धक छोड़ दीजिए, एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 3 अक्षर है, इसलिए इसमें 3 से गुणा हुआ है। तो ये आपका 3 गुणे माध्यिका हो गया। माध्यिका के साथ 3 का गुणा होगा, और माध्य में धा को हटा दीजिए, तो ये 2 अक्षर हैं, इसके साथ 2 का गुणा हुआ। तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माध्यिका में से माध्य घटाया गया, तो 3 माध्यिका में से 2 माध्य घटाया गया, तो बहुलक आया। ये याद करने का ट्रिक हो गया। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये आपका हो गया। अब इसी को मैंने एक वैसे लिख दिया, बहुलक को एमओ से प्रदर्शित करते हैं। बहुलक को किससे प्रदर्शित करते हैं, एमओ से। तो बहुलक यानी एमओ बराबर 3, और माध्यिका को मीडियन लिखते हैं, यानी कि शुरू के 2 अक्षर लेता है। मीडियन का एमी, माध्यिका को एमी से प्रदर्शित करते हैं, और माध्य को एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स बार से। तो यमो बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। एक्स बार मतलब माध्य दिखाता है, यमी मतलब माध्यिका है, यमो मतलब बहुलक है। तो कभी कभी इस तरह से लिख के दे देगा, तो डर ना जाइएगा, आसान है, पता चला कि कौन सी गणित आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछता, इसको पूछता है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लिखा चीजें वही है, लेकिन इसको दूसरे फॉर्म में लिख दिया है। एक्स बार का मतलब क्या होता है, आपका एक्स बार का मतलब होता है माध्य। माध्य बोले या समांतर माध्य बोले, बात एक ही है। माध्य माइनस एमओ मतलब क्या होता है, बहुलक। माध्य में से बहुलक को घटाएंगे तो ये हमारा 3 गुना आता है, जब माध्य में से माध्यिका घटाते हैं। माध्य में से माध्यिका घटाते हैं, माध्य में से माध्यिका। कुल मिला के माध्य में से इधर बहुलक घट रहा है, और इधर माध्य में से माध्यिका घट रहा है। माध्य में से बहुलक घटा रहे हैं, इधर माध्य में से माध्यिका घटा रहे हैं। तो माध्य और माध्यिका वाला जो है, ये
3 गुना करना पड़ेगा इधर, तभी इसकी वैल्यू, यानी कि माध्य और बहुलक का जो अंतर है वो माध्य और माध्यिका का तिगुना है, ये है। तो कुल मिला के ये प्रश्न बनता है x बार, मतलब ये माध्य में से बहुलक घटाया गया, माध्य में से बहुलक घटाया गया बराबर तिगुना है जब माध्य में से माध्यिका घटाया गया, माध्य में से माध्यिका घटाया गया, x बार में से mi घटाया गया, x बार में से mi घटाया गया। ये चीज़ें समझ गए होंगे, इस पे प्रश्न बनता है, हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रश्न बना हुआ है, प्रश्न आपको कराएंगे। ये चीज़ आप समझिए, इस पे प्रश्न बना हुआ है और इस पे प्रश्न बनाता भी है। सुपर टेट पे पिछली बार बनाया हुआ था, टेट में भी इस पे बना चुका है प्रश्न, और ये आपके सुपर सी टेट में भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं। यूपीएसआई में 99% बनने के चांस है, रेलवे में बन चुके हैं इस तरह के प्रश्न। तो करते चलिए। केंद्रीय प्रवृत्त के 3 मापों में आनुभाविक संबंध है, इन तीनों में कौन सा संबंध है, ये सुपर टेट यानी कि यस टेट में पूछा हुआ है प्रश्न। बताइए क्या आंसर होगा। बस पक्षांतर कर देता इधर और उधर, तो आपका क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका। 3 गुणे क्या होता है, माध्यिका। माध्यिका के साथ 3 का गुणा होगा, उसमें से 2 गुणे माध्य, माध्य के साथ 2 का गुणा होगा। तो 2 गुणे माध्यिका लिखा, ये तो खत्म। 2 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माध्यिका के साथ 3 का गुणा होना चाहिए था, माध्य के साथ 2 का गुणा होता तो कुछ सोचता भी, बिना सोचे इसे उड़ा देना। माध्यिका के साथ 3 का गुणा हुआ, माध्यिका के साथ 3 का गुणा हुआ होगा, और ये 2 गुणे माध्य है, अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य बराबर बहुलक, यही सही है, यही सही है। और माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य होता ही नहीं है, क्योंकि माध्यिका के साथ 3 का गुणा होता है, माध्य के साथ 2 का गुणा होता है। बस इधर उधर पक्षांतर कर दिया तो आपका, और माध्यिका के साथ 3 का गुणा होना चाहिए, दिख ही नहीं रहा है। 2 के साथ, बहुलक के साथ कुछ नहीं गुणा होता है, बहुलक के साथ कुछ नहीं गुणा होता, माध्यिका के साथ 3 का गुणा, माध्य के साथ 2 का गुणा। अब ये इधर उधर पक्षांतर कर दे तो अलग बात है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सही होगा, बी सही होगा। ये आपके सुपर टेट का प्रश्न है, बहुत तेजी से उड़ा सकते हैं, बस फार्मूले। अगर इसको मैं 2 इधर ले लूंगा तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, ये आपका फार्मूला है। चलिए अगला प्रश्न, माध्य को ए से, माध्यिका को एम से और बहुलक को एम में सही संबंध क्या होगा, ये सही संबंध बताना है। तो आपको पता है बहुलक, ये बहुलक है, यमो मतलब बहुलक है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस यहाँ 2 गुणे माध्य होना चाहिए, तो 2 तो है ही नहीं है, ये तो खत्म हो गया। बहुलक बराबर होता 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, तो 2 तो है ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। अगला आता है माध्य माइनस बहुलक। माध्य में से अगर बहुलक घटाते हैं तो इधर माध्य में से माध्यिका घटाते हैं तो इसका 3 गुना है, यही सही है। क्योंकि अभी मैंने बताया दूसरा वाला जो फार्मूला है, ये लास्ट वाला, माध्य में से हम बहुलक घटाएंगे, माध्य में से क्या घटाएंगे, बहुलक अगर घटाएंगे तो जो होगा हमारा वो माध्य में से माध्यिका घटाएंगे, माध्य में से माध्यिका जो घटाएंगे तो इसका तिगुना होता है, इसका तिगुना होता है। वही चीज तो लिखा है, माध्य में से बहुलक घटाएं बराबर माध्य में से माध्यिका घटाएंगे, तो जो इसका अंतर आया तिगुना हो गया, ठीक, यही सही है। ये माध्य बराबर 3 गुणे बहुलक माइनस 2 गुणे माध्य, ये तो होता ही नहीं है। माध्य बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे बहुलक, बहुलक के साथ 2 का गुणा कहाँ होता है, बहुलक के साथ 2 का गुणा नहीं, बहुलक के लिए होता। तो आप देखेंगे फार्मूला ही बना है, लेकिन ऐसे बना है तो लगेगा कि पता नहीं क्या आया हुआ। अब बहुत आसान है, ये आपका बी सही है। अगर इसको आप देखेंगे 1-2 बार समझेंगे, क्योंकि प्रश्न बना हुआ है, प्रश्न फिर से घुमा के पूछ लेगा, और प्रश्न इस तरह से घुमा के पूछेगा आपकी बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, किसी मामूली विषम बंटन के लिए सहसंबंध है, बताइए इसमें कौन सा आपका तीनों में संबंध है। तो बहुलक में से माध्य घटाएंगे, बहुलक में से माध्य नहीं घटाते हैं, बल्कि माध्य में से बहुलक घटाते हैं, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। माध्य में से बहुलक घटाएंगे, माध्य में से बहुलक घटाते हैं, ठीक है, माध्य में से माध्यिका घटाते हैं, तो इसका तिगुना ही ये होता है, सही है, यही तो सही दिख रहा है, यही सही दिख रहा है। अभी पिछला प्रश्न ऐसे था, माध्यिका में से माध्य घटाएंगे 3 गुणे बहुलक माइनस माध्य, ये तो कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो कौन सही है, बी सही है, बी सही है।
ये प्रश्न यूपी पीसीएस से पूछे हुए, ये प्रश्न यूपी पीसीएस का है, यूपी पीसीएस का। तो मतलब पीसीएस का हो किसी का हो, एग्जामों में कहीं ना कहीं बना है। इसके पहले तो आपके टेट, सुपर टेट में बन चुका है, और ये सब टेट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बस ध्यान रखिएगा, और सुपर सी टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएसआई वाले बहुत ध्यान रखें इस प्रश्न को, इस प्रश्न को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये इस पर बनेगा, पिछली बार नहीं बना था, तो आपको पढ़ने की जरूरत है। अगला, विस्तार, परास, रेंज। विस्तार बोलते हैं, इसी को परास बोलते हैं, इसी को रेंज बोलते हैं, इसी को एक आध नाम और बोल देते हैं, परिसर भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, सारे नाम मैं एक साथ लिख दिया हूँ। चाहे इसी को परिसर बोले, चाहे इसी को परास बोले, चाहे इसी को विस्तार बोले, चाहे इसी को रेंज बोले, बात एक ही चीज़ है, चारों नाम एक है। इसमें एक चीज़ ये बनता है, रेंज पूछता है, यानी कि विस्तार पूछता है, परास पूछता है, परिसर पूछता है। तो परिसर जो होता है वो उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देते हैं, तो उसकी रेंज आ जाती है, उसकी रेंज आ जाती है। अगर आपके डाटा दिए हुए हैं, पूछेगा उसका रेंज बताइए, तो उच्चतम में से न्यूनतम को घटा देंगे तो रेंज आ जाएगी, यानी परिसर आ जाएगा, यानी परास आ जाएगा। लेकिन एक चीज और आता है, विस्तार गुणांक। कभी कभी आपसे विस्तार गुणांक पूछ सकता है, परास गुणांक पूछ सकता है, आपसे परिसर गुणांक पूछ सकता, आपसे रेंज गुणांक पूछ सकता, उसका गुणांक पूछ सकता। तो गुणांक क्या होगा, उच्चतम माइनस न्यूनतम, तो ये बटे उच्चतम प्लस न्यूनतम से भाग कर देंगे, तो ये हमारा परिसर गुणांक आ जाएगा, परिसर गुणांक आ जाएगा। रेंज तक हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको नहीं पढ़ते, रेंज गुणांक बताइए, यानी कि ये आपका रेंज कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट मतलब इंग्लिश में गुणांक बोलते हैं। तो रेंज मतलब परिसर गुणांक हो गया, या परास गुणांक हो गया, या आपका विस्तार गुणांक हो गया। विस्तार गुणांक आपका उच्चतम माइनस न्यूनतम बटे उच्चतम प्लस न्यूनतम। तुझे समझ में आई? चलिए अब इस पे प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित डाटा का रेंज ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी का प्रश्न है। अभी मैं आपके सारे प्रश्न करा दे रहा हूं, किसी में आए, ग्रुप डी में आए, किसी में आए, हमें करने अधिकतम सबसे बड़ा मान कौन सा दिख रहा है इसमें? सबसे बड़ा मान हम निकालते हैं इसकी रेंज, हम इसकी रेंज निकालते हैं, रेंज हम इसकी रेंज निकालते हैं, यानी कि परिसर निकालते हैं। तो अधिकतम में से न्यूनतम घटाना है। क्या करना है? अधिकतम में से न्यूनतम घटाना है, अधिकतम में से न्यूनतम घटाना। चलिए अधिकतम मान क्या दिख रहा है? तो मैं कहूँगा 69 दिख रहा है, सबसे बड़ा यही दिख रहा है 69। और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा 16 दिख रहा है। इन सब में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 16 दिख रहा है। घटा लेंगे 69 में से 16, 9 में से 6 गए 3, और 6 में से 1 गए 5, 53 आ जाएगा। 53 कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। बस करते चलिए, बहुत आसान है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। रेंज पूछेगा तो अधिकतम में से न्यूनतम घटा दीजिए। अगला 3, 1, 4, 6, 5, 7, 3, 8, 1, 4 डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए। आरपीएफ एसआई का प्रश्न है। आरपीएफ एसआई का प्रश्न कैसे करेंगे? तो रेंज ही पूछ रहा है आपसे। रेंज हम कैसे निकालते हैं? अधिकतम यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम में से हम क्या घटा देंगे? मिनिमम। सबसे बड़ा मान कौन सा दिख रहा है? तो कहोगे सर 8 दिख रहा है, 8। और मिनिमम मान सबसे कौन सा दिख रहा है? तो कहोगे सर 1 दिख रहा है, 1। 8 में से 1 गए, कितना आ जाएगा? 7। 7 कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ये सब एग्जाम में बने हुए प्रश्न हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस आप प्रश्न करते चलिए। पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास ज्ञात कीजिए। पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास ज्ञात कीजिए। पहले 7 अभाज्य संख्या तो लिख लीजिए। पहली 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है। अभाज्य संख्या तो बता चुके हैं ना आपको, अभाज्य जानते ही है। अभाज्य के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 से कटता है, एक तो स्वयं से कटता है। तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, तो 3, 3, 6, उसके बाद आपका 17। यही है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 7 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई। अब कह रहा है इसका रेंज बताना है, इसकी रेंज, इसकी क्या बतानी है? रेंज। रेंज बतानी है। सबसे बड़ा मान 17 है और सबसे छोटा मान 2 है। 17 में से 2 गए 15। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा? इसका परास कितना आ जाएगा? परिसर कितना आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। चीज़ें कहीं टफ नहीं है, बस लैंग्वेज की बात। पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास, तो पहले 7 अभाज्य संख्या लिख लीजिए, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा लीजिए, वो हमारी रेंज हो जाएगी, रेंज आ जाएगी। चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
11, 13, -9, 17, 13, 19, 10, 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर ज्ञात करना है आपसे, रेंज बतानी है। तो रेंज क्या होता है, ये मैक्सिमम में से मिनिमम घटा लेते हैं। तो मैक्सिमम मान कितना दिख रहा है, सबसे बड़ा मान 19 दिख रहा है। सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है, 19। इसमें से मुझे घटाना है सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान कहोगे सर -9 दिख रहा है। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, -9 दिख रहा है। तो ये -9 हम घटाएंगे। तो आपको पता है कि अगर 9 घटाते तो 10 आता, लेकिन -9 घटा रहे हैं, जुड़ जाएगा 19, माइनस माइनस का गुणा, ये प्लस हो जाएगा 9। 19 और 9 ये आपका कितना आ जाएगा, 28। 28 रेंज हो जाएगी। इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। तो कुछ भी नहीं करना है, माइनस से तो जुड़ जाएगा, माइनस से तो जुड़ेगा, क्योंकि घटा रहे हैं और फिर माइनस भी घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए डाटा में उच्चतम और न्यूनतम मान के बीच का जो अंतर है वो उसका क्या कहलाता है। यानी कि अभी तो यही बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम मान का जो अंतर है वही हमारा रेंज कहलाता है, वही हमारा रेंज यानी कि परास या परिसर कहलाता है। परास या परिसर कहलाता है। परिसर आपका आंसर हो जाएगा। परिसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम में से मिनिमम यानी उच्चतम और न्यूनतम के बीच जो अंतर है वो उसका क्या कहलाता है, डाटा का। तो डाटा का रेंज कहलाता है, डाटा का परिसर कहलाता है, परास कहलाता है या विस्तार कहलाता है। 4 नाम है, चारों नाम याद रखिएगा। उपरोक्त डाटा का परास यानी कि रेंज ज्ञात कीजिए। इसका रेंज ज्ञात कीजिए। ये तो संख्या है, संख्या पे तो मुझे जाना ही नहीं है, ये तो खत्म कर दीजिए पूरा। हमें रेंज बतानी है तो अंक ही तो रेंज डिसाइड करेगा, अंक पे ही हमारा रेंज। तो सबसे बड़ा मान रेंज बतानी है हमें इस पे जाने नहीं है। संख्या मतलब बारंबारता होता है, बारंबारता तो बहुलक दिखाने के लिए होता है। ये हमें छोड़ दीजिए, अंकों पे जाइए और रेंज बतानी है। तो सबसे बड़ा मान इसमें से कौन दिख रहा है, तो कहोगे कि सर 85 दिख रहा है। 23, 38, 45, 67, 74, 85, मैक्सिमम 85 नंबर पाया है लड़का और मिनिमम कितना पाया है, 23 पाया है। तो 85 में 23 घटाएंगे तो 5 में से 3 गए 2 और 8 में से 2 गए 6, 62 आ जाएगी। रेंज कितनी आ जाएगी उसकी, 62 आ जाएगी। इस तरह का प्रश्न है कि डरिएगा मत कि इस तरह के प्रश्न को तो मैंने रेंज निकालना सीखा ही नहीं है। तो रेंज निकालना सीख लीजिए। अंक दिया, छात्रों की संख्या दिया, यानी कि खंडित आंकड़े दे दिया और खंडित आंकड़ों का रेंज बताना है। तो इसमें हमें बारंबारता पे जाना नहीं है, संख्या पे नहीं जाना, हमें अंक दिया है, उस अंक को देखना है। सबसे बड़ा मान में सबसे छोटा मान घटा देंगे, रेंज आ जाएगी। चलिए अगला, निम्नलिखित डाटा समुच्चय के परास और बहुलक के बीच अंतर क्या है, यूपीएसआई 2017 का प्रश्न। परास पहले निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, परास। इसका परास निकाल लेते हैं। परास इसका कितना आएगा, तो कहोगे कि 58, सबसे बड़ा मान 58 है और सबसे छोटा मान 8 है। 58 में से 8 घटाएंगे 50 आ जाएगी। इसकी रेंज कितनी आ गई, 50। और इसका बहुलक क्या आएगा, बहुलक, इसी डाटा का बहुलक क्या होगा, क्योंकि मुझसे परास और बहुलक दोनों को, तो बहुलक क्या होगा, सबसे ज़्यादा बार 17 दिख रहा है, 2 ही बार, तो बहुलक 17 आ गया। और इन दोनों के बीच अंतर बताना है। तो अंतर बताना है तो 50 में 17 घटा लीजिए, 10 में 7 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 33 आ जाएगा। 33 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो कहने का मतलब मुझे परास भी निकालना है, मुझे बहुलक निकालना, फिर उन दोनों का अंतर पूछ रहा है। उन दोनों का अंतर, परास और बहुलक के बीच अंतर क्या है, तो परास निकाल लेंगे, फिर उसका हम बहुलक निकाल लेंगे उस डाटा का, फिर इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 50 में से 17 गए कितना आ जाएगा, 33। इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। चलिए अगला प्रश्न, 7, 7, 8, 9, 9, 11, 11, 11, 25, 38, 39, 40, 57 उपयुक्त आंकड़े का परास और उपयुक्त आंकड़े के बहुलक से कितना भिन्न है, ये भी यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। ये भी यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम परास ही निकाल लेते हैं, रेंज। हम परास निकालेंगे तो सबसे बड़ा मान इसमें से कौन दिख रहा है, तो कहोगे सर 57 दिख रहा है। सबसे बड़ा मान 57। सबसे छोटा मान क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। परास 50 आ गया। बहुलक निकालेंगे कितना आ जाएगा,
तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार 7 2 बार है, 8 1 12, 9 2 बार, 11 3 बार है, यानी कि बहुलक जो आएगा वो हमारा 11 आएगा। सबसे ज़्यादा बार क्या है? 11 है, तो बहुलक हमारा 11। और कह रहा है परास आंकड़े के बहुलक से कितना भिन्न है। भिन्न का मतलब कितना उन दोनों का अंतर है। तो हमें अंतर या भिन्न बताना है। अंतर तो हमें कुछ नहीं करना है, 50 में से 11 को घटा लेना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 39। कितना आ जाएगा? 39। सी ऑप्शन सही है। सब प्रश्न एग्जाम में से बने हैं छोटे छोटे। कभी आपसे परास और बहुलक का जोड़ पूछ लेगा, परास और बहुलक का गुणा पूछ लेगा, ऐसे प्रश्न बने। माध्य और माध्यिका का जोड़ पूछा है, माध्य और माध्यिका का अंतर पूछा है, माध्य और माध्यिका का गुणा पूछा है, माध्य माध्यिका बहुलक पूछा है। जितने प्रश्न देखेंगे आप लगभग 80-90% प्रश्न आप कर सकते हैं एग्जामों के। आप करना तो चालू करिए। मानक विचलन और ये सब बचे हुए हैं, उसको मैं बता रहा हूँ आगे, लेकिन तब तक प्रश्न आप करते चलिए, देखिए उड़ाते चलेंगे। बहुत ही आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके बस मानक विचलन, माध्य विचलन और प्रसरण गुणांक और चतुर्थक, शतमक, दशमक और आपके 1-2 प्रश्न और जो भी और बचते होंगे उस पे हम डिस्कस कर देंगे। तो आपके सारे प्रश्न जो भी एग्जाम में बनते हैं वो करने चालू कर देंगे। फिर धीरे धीरे बीच बीच में मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता रहूँगा, तो आप चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएगा कि कैसे है। कुछ प्रश्न आपके दे देंगे सतत आंकड़े पे, खंडित आंकड़े पे, आपके व्यक्तिगत आंकड़े पे। तीनों सब एकदम आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप पढ़ते चलिए। टेट के लिए तो पर्याप्त हो गया यहीं तक, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेट में जो लास्ट में मैं थियरी लिखाऊंगा उस पर प्रश्न अगर बनेंगे तो थियरी के जानते रहें। टेट और सुपर टेट में थियरी के प्रश्न, बाकी आपके यहाँ तक आपको पढ़ने की जरूरत है। टेट में रेंज तक पढ़ना है, क्योंकि माध्य विचलन, मानक विचलन नहीं पूछेगा, उतना टफ नहीं। लेकिन आपके यूपीएसआई में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछता ही है, आपको सबको पता है, तो आप ये करते चलें। ठीक, थैंक यू।